हालात के हवाले से देखा है आपने, लिखा नसीब का है मेरी हार तो नहीं। कल की तरह बुलंद हैं सब हौसले मेरे, कश्ती भंवर में आई है किरदार तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं मुश्कबाम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। यूं कहिए कि जान दी है, हमें बुज़दिली के ताने देती हैं और खुद डर गई। कफायत बाज नहीं आई। कफायत, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। सब्र? उम्र गुजर गई, सब्र छोड़, आपको कभी बर्दाश्त से काम लेते नहीं देखा। अम्मा ठीक कहती हैं, बादशाहत खून से नसीब होती है लेकिन खसलत से कायम होती है। हुकूमत करने वालों के मुंह धुले होते हैं, झुके नहीं। वो सीधा खड़ा आपके पत्थर खाता रहा, आपसे एक बार खड़े होने की जुर्रत नहीं हुई। वो कफायत की चर्ब जुबानी से महफूज हुई, उसे गुस्सा नहीं आया। मलका खुश सिफात तहजीब के हर दायरे से मुबर्रा थी। उसके दिल का अरमान पूरा हो चुका था। आम होना गुनाह था, खास होने में करार था। अब गुस्सा वो करे जो अजियत में हो, तकलीफ में हो। अजियत मिलने वाली है, तकलीफ चिराग तक आई ही जाती है। कहानी में मरने मारने की बात कई बार हो चुकी है, उसे कुछ हकीकत कर दिखाना चाहिए, वरना दास्तान चिराग की तरह झूठी झूठी सी लगेगी। कमान हाथ में ही थी। सैर के आखिरी चक्कर में वो कंकर भर भर कर परिंदों पर ताक ताक कर मारती रही, तूफान बर्पा करती रही। जिस तरफ 4 बैठे मिलते उस तरफ 8 कंकर दाग देती, वो फिर उड़ते। ये शर शर हंसती, यही उसका मशगुला रहा। वो परिंदे थे, उड़कर जान बचाते रहे, लेकिन कुत्ते उड़ नहीं सकते। वो अपनी जान कब बचाते? हमला आवर की जान को ज्यादा आते हैं। कहते हैं नादान के हाथ में हथियार नहीं देना चाहिए, हथियार छीन लेना चाहिए, वरना हाथ काट देने चाहिए। यही यानी उसे तोप मिल जाती तो वो हर शहर पर तोप के गोले दागती और सारा शहर तबाह कर देती। फिर विक्टोरिया पर बैठकर मलबे का ढेर बन चुके शहर की सैर करती। शहर के साथ क्या गुजरी, किसने क्या किया, ये सब सवाल करती। मासूम चिराग। सामान समेटा जा रहा था। वो दरिया के किनारे किनारे कुछ दूर निकल चुकी थी। सबसे दूर जाने की एक खास वजह थी। वो खुफिया चाल थी जिसके जाल में वो सबको लाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ये चाल मौखर की थी। अभी वो खुद को महफूज कर रही थी, कमान से तीर अंदाजी कर रही थी। शदीद नजर का धोखा हुआ था क्योंकि उसने परिंदों के गोल पर निशाने दागे थे, लेकिन उनकी आड़ में कुत्तों का गोल छुप कर बैठा था। उनके आराम के पहर में ये शिकार का शौक फरमा रही थी। दरमियान में कुत्ते कई बार भौंके, लेकिन उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तवज्जो तब दी जब कंकर कुत्तों की आंख में लगे। वो भड़क कर मचले, सर बुलंद किए और जैसे भेड़िया पहले अपने शिकार को आंखें चुंधिया कर देखता है, उन्होंने भी देखा। एक भौंकता हुआ बुदक कर उठा और कुछ इस तेजी से कलांचे भरता दौड़ता उसकी तरफ आने लगा कि एक लम्हे के लिए उसकी कमान में खींचा तीर हवा में मुअल्लक रह गया और चौंकता ये नहीं जानता था कि झुरमुट में बुज़दिल हमला करते हैं। शेर तो अकेला आता है, कुत्ता शेर नहीं था, अकेला नहीं आ रहा था। अहले खानदान की छोटी सी भड़की हुई फौज अपने साथ ला रहा था। लड़कियां बारांदरी में थी, मुलाजिम सवारियों में सामान रख रहे थे। शम्स दरिया के दूसरे किनारे की तरफ घास पर पीठ के बल लेटा आसमान देख रहा था। दिन ढल रहा था लेकिन दिल तलू पर था। फिर जो परिंदे उड़ते रहे थे वो उन्हें देखता रहा था। कुत्तों का गोल भौंक रहा था, वो सुन सकता था। इस भौंकने में निस्वानी चीखें भी शामिल हैं। वो ये भी सुन रहा था। लेटे लेटे उसने रुख बदला और दूर कुत्तों के आगे भागती चिराग को देखा।
اس کا آنچل ہوا کے ساتھ پھر پھرا رہا تھا۔ وہ چیختی چلاتی دہائیاں دیتی سارا دریا اپنے سر پر اٹھا چکی تھی۔ باراندری گونج رہی تھی، دریا کی لہریں لرزہ خیز تھی۔ جس نے یہ دیکھا اس کی مدد کیا کرتی، جہاں جگہ ملی وہاں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا بھڑکا ہوا ایک بھی کتا ان کے قریب سے گزر جاتا تو ان کی روح پرواز کر جاتی، بلکہ انہوں نے اپنے دم ساتھ لیے کہ کہیں کتے سانس کی بو سونگھ کر ہی ان پر حملہ نہ کر دیں۔ خوف سے کفایت تک کی سانس رکنے لگی۔ بہت دور سواریاں کھڑی تھی، سب ملازم وہیں تھے، ان تک آواز نہیں گئی تھی۔ ایک جو محافظ تھا وہ گھاس پر لیٹا ہوا تھا، اس نے دونوں بازو سر کے نیچے رکھ لیے اور کتوں کا بھونکنا اور نسوانی چیخوں کا تال میل ایسے سننے لگا جیسے کوئی سازندہ بے سرا ساز بجا رہا ہو۔ اس نے مزید گھاس توڑی اور کانوں میں ٹھونس لی۔ ایک عالی خاندان کی لڑکی کیسے چیخ رہی تھی، چھی چھی چھی، میرا کبوتر کیسے اڑا ایسے۔ اس نے کبوتر چھوڑ دیا۔ جاؤ پکڑ کر لاؤ، میں کنیز ہوں تمہاری، اترا کر جتایا۔ بچاؤ بچاؤ اماں، میں خادم ہوں تمہارا۔ محافظ نے آنکھیں موند لی، جہانگیر نے کروٹ بدل لی۔ چیخیں اتنی اندھناک ہو گئی کہ اگر کتے نہ ہوتے تو بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے۔ اب ایسا بھی ہم نے کوئی ظلم نہیں کر دیا کہ تم نے چیخ چیخ کر زمین آسمان ہلا ڈالے ہیں۔ زمین کیا ہلتی، دل دہل گئے۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ رات کے تارے دن میں دکھائی دینے لگے، دن کے منظر رات ہوئے، سیاہ ہوئے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ کپڑے گیلے ہو چکے، وہ دریا میں اتر چکی، وہیں چھلانگیں لگاتے ہوئے تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ صرف 2 کتے پانی میں آئے تھے، جہاں تک بھاگ سکتے تھے وہاں تک بھاگے اور ڈر کے مارے آگے ہی آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ کفایت نے دیکھا تو چیخیں مارتی دریا کی طرف لپکی۔ اب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، سب کی سب نکل آئی تھی، ان کی جان حلق میں سمٹ آئی۔ چراغ سب کو تکلیف پہنچائے، اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ سب کے سر قلم کر دے، اس کا سر سلامت رہے۔ کچھ نہ بن پڑا تو وہ رونے لگی۔ ہانپتے کانپتے ملازم آ چکے تھے، کتوں کو پتھر مارے جا رہے تھے، وہ اور بھڑک رہے تھے۔ وہ دریا میں آگے ہی آگے اترتی جا رہی تھی۔ بے ایمان محافظ نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف، اتنا خوف کہ سب دل ٹوٹ جائیں، سب دل اس کی طرف سمٹ جائیں، سب اس پر اپنی جان وار کر قربان ہو جائیں۔ دل نثار کرو نہ کرو، جان قربان کرو نہ کرو، لیکن ایک بار، صرف ایک بار وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سب کنارے پر کھڑی چیخیں مار رہی تھی کہ وہی رک جاؤ، مزید آگے نہ بڑھو، لیکن اس پر سہم سوار تھا۔ حور رونے لگی۔ کفایت خود بھی دریا میں اتر چکی تھی۔ ملازم الگ ہلکان ہو رہے تھے۔ وہ پھسل گئی۔ لہروں کا ایک تیز بہاؤ آیا، لیکن اس کی آمد سے ذرا پہلے اس کی نظر نے دوسرے کنارے سے کسی کو تیزی سے اپنی طرف بھاگتے پانی میں کودتے دیکھا۔ دریا کا تلاطم جان لیوا رہا، ہر شے جان لینے کے در پر ہو گئی۔ وہ یکدم اس میں پوری شدت سے بہہ گئی، بے قابو ہو گئی۔ سراسیمیگی نے اسے لاچار کر دیا۔ دریا کے تیز بہاؤ میں، پانی کی کٹاری لہروں میں اس کی آنکھیں کودنے والے کو اپنی طرف تیرتے دیکھ رہی تھی۔ کنارے سے سب کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پرشور قیامت برپا تھی، ہر آواز، ہر منظر بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے پہلی بار جانا کہ مرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ اس کی طرف بڑھ چکا تھا، ہاتھ پکڑ چکا تھا، ہاتھ تھام لیا۔ اس دریا اس نے چھلانگ لگا کر غلطی کی۔ اس دریا یا اس دریا اس نے چھلانگ لگانے میں دیر کیوں کی؟ وہ دریا سے نہیں، موت کے منہ سے نکالی گئی تھی۔ حور اور کفایت کا رو رو کر برا حال تھا۔ نو بہار اس کی پیشانی چومتی، دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کا سر حور کی گود میں تھا۔ کفایت ہاتھ پیر سہلا رہی تھی۔ وہ بولتی نہیں تھی۔ وہ کتنی چپ تھی، وہ کبھی اتنی چپ نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں ایسا سناٹا بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی دوا ہو چکی تھی۔
مالج جا چکا تھا۔ وہ چپ بستر پر سو رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ چچی کا رو رو کر اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ ان پر کئی بار گشی طاری ہو چکی تھی، گر جاتی تھی۔ اماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں کی نمی تمام نہ ہوتی تھی۔ وہ سب کمرے میں تھی، سب خاموش تھی، نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک بڑا زخم آنکھ کی محراب پر تھا، یہی سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر دریا کے پانی میں بہہ گئی تھی۔ زخم چراغ کی آنکھ کی محراب، زخم شمس کی آنکھ کی محراب، دونوں میں برابری بے مثال۔ ہاتھوں پیروں کا الگ حشر تھا۔ چچی جب اسے دیکھتی دریا میں ڈوبتی چراغ کو دیکھتی اور سسکنے لگتی۔ محبت دل توڑ جذبہ ہے، محبت دل سوز کیفیت ہے، ہیرا دل کو راکھ کر دینے والی اذیت ہے۔ کیا ضرورت تھی چراغ سے اتنی محبت کی؟ کیا اس کے بغیر زندگی کا چارہ نہ نکلتا تھا؟ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی اور اپنی زندگی کی چارہ گری محسوس کرتی۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی، سب وہی موجود تھے۔ خاموشیاں تھی، اداس تھی۔ دور باغ خاموش تھا، بہت اوپر مچان بھی خاموش تھی۔ ہر دل اسے برا بھلا کہنے پر خود کو کوس رہا تھا، ہر زبان اپنے سخت کلام پر پچھتا رہی تھی۔ اگرچہ چراغ ہی نہ رہے تو ان کی زندگیوں کی روشنیوں کو کبھی اندھیروں سے نکالا نہ جا سکے۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، سب اس کے گرد سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کوئی پھٹکار نہیں ہوئی، اماں نالا نہ ہوئی، پڑھ کر پھونکتی رہی، مجھے پیچھے چھوڑ کر پاک دامن کی شادی میں اکیلی جائیں گی؟ آنکھیں کھلی، سب کو دیکھا، سرہانے بیٹھی اماں سے پوچھا۔ بوجھل آنکھیں، بوجھل زخم، اسے پیچھے کون چھوڑ سکتا تھا؟ اس سے دل لگا کر اس سے دل کا دامن کون چھڑا سکتا تھا؟ دل، ہیرا دل، محبت کے بام پر پہنچ کر جوہرے دل۔ مردانے تک بات پہنچتی لیکن اماں نے سلیقے سے سنبھالی۔ پہلی بار چراغ کی حرکت پر بڑھ کر خود پر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی وکٹوریا ضبط کر لی جائے۔ بیرام ایک ایک کو نکال باہر کرے۔ مرد ملازموں کو سمجھا دیا، جن تک خبر پہنچی انہیں کفایت اور بہار کا نام لگا کر بتا دیا کہ کفایت دریا میں اتر گئی تھی، پھر ڈوبنے لگی۔ اور بھی پیچھے نہیں رہی۔ چچا بھی اپنے خدشات سنا کر چلے گئے کہ ایسے بچیوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ چراغ کہاں سنے گی، دھیمے سے کہہ بھی دیا۔ بیرام تک بات گئی، ان سب کو چراغ لے گئی تھی تو اس نے زیادہ جانچ نہیں کی۔ البتہ رات کو اچانک چراغ کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ وہ سوتی بن گئی۔ وہ چند لگتے دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ چراغ کا خیال نہیں رکھتی آپ، خوبکی سے ماں سے کہہ گیا۔ اماں کس پر خفا ہوتی؟ ساری غلطی چراغ کی تھی، اب اسے کیا ملامت کرتی؟ بچیوں نے ساری بات روتے ہوئے بتائی تھی، لیکن ایسے کہ چراغ پر کوئی الزام نہ آئے۔ وہ سب کو ناراض رکھتی تھی، پھر بھی وہ اس کے وفادار تھے۔ وہ نمک نہیں، اس سے اپنی محبت حلال کرتے تھے۔ گھر واپسی تک کفایت اور حور اتنا رو چکی تھی کہ اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے موت کے منہ سے ہی نکال کر لائے ہیں۔ وکٹوریا حویلی میں آ کر رکی۔ جس طور حور وکٹوریا سے کود کر باہر نکلی، وہ قیامت صورت دیکھتے ہی افروز جہاں کی تہا رہاں رہ گئی۔ میری چراغ، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہیں کیسے خبر ہوئی؟ ایک ساتھ میں حویلی اپنے سب رنگ سمیٹ کر سیاہ ہو گئی۔ کفایت اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اس نے کفایت کی طرف دیکھا۔ ٹھیک سے دباؤ، تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ کفایت کے دانت نگل آئے۔ ہماری جان تو آپ میں ہے، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی اسی دریا میں کود کر مر جاتی۔ کود کیوں نہیں گئی؟ مجھ سے پہلے کوئی اور کود گیا۔ کوئی اور؟ کوئی چور؟ نفرت سے اس کے ہونٹ سمٹ گئے۔ اس جلاد نے اتنی سختی سے اس کی کلائی پکڑی تھی کہ جیسے توڑ دے گا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ ڈوب جائے، مر جائے، چراغ کی صورت کہیں دکھائی نہ دے، اسے پانی کے جانور کھا جائیں ورنہ زمین کے جانور رون دیں۔ ہاں، وہ یہی چاہ سکتا ہے، ورنہ اور کیا؟ چند دن لگے اس کی صحت بحال ہونے میں۔ اماں خاندان کے بزرگوں کو خط لکھ چکی تھی۔ اخلاقاً اجازت لینے کا سلسلہ تھا۔ تعلق داری کا لحاظ رکھ کر محبت کے مان پر درخواست کر دی تھی کہ چراغ کو پیچھے حویلی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ پاک دامن اس کی سہیلی ہے، نسبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی چراغ کو شادی میں ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔
मेरा दिल इसमें अटका रहा तो शादी की खुशी कैसी। ये आखिरी जुमला था जो खतूत में लिखा गया। खतूत के जवाबात का इंतजार ना किया गया। एक इतला सबके कानों से गुजारनी थी, गुजार दी। खाला ने पैगाम भिजवा दिया था, मेरी चिराग को ले आओ, मैं संभाल लूंगी सब। उनकी चिराग जाने के लिए पहले ही तैयार थी। आखिरी चाल यही थी कि वो झूठ मूठ दरिया में डूबने की नौबत ले आएगी, लेकिन वो झूठ कुत्तों ने कुछ ज्यादा ही सच करके दिखाया था। वो जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितना उस वक्त हुई थी। जिस दरिया के किनारे चहल पहल करती रही थी, उसी दरिया में कूद कर कितना सहम गई थी। हर चीज गहराई में उतरने से अपना भेस क्यों बदल लेती है। ये दूर दूर से दिखाई देने वाले करीब जाने पर कुछ और क्यों निकल आते हैं। हर शय किनारों से धोखा है, हर शय का समंदर गहरा है। सो कर थक चुकी थी। रात के किसी पहर आंख खुली थी। कफायत नीचे फर्श पर बिस्तर लगा कर सो रही थी। हूर उसके बिस्तर के किनारे सुकड़ कर पड़ी थी। 2 दिन तक चच्ची यहाँ सोती रही थी, फिर हूर आकर सोने लगी। कफायत ने कसम खा ली थी जब तक चिराग ठीक नहीं होगी वो उनका कमरा नहीं छोड़ेगी। वो उठी तो उसका पैर कुचलते हुए खिड़की तक बढ़ी थी। बेचारी ने नींद में सी किया, हम गरीबन पर कभी रहम कर लिया करो चिराग बीबी। नींद में बुरबुराई भी थी। उस पहर भी बीबी कहने पर चिढ़कर उसे घूरा। रात की शम्में रोशन थी। कमरा नीम अंधेरे में गुम था। बेवजह खिड़की की तरफ भाड़ गई। हवा खुनक थी, पर्दों में तरन्नुम था। रात के ढीले ढाले कुर्ते में थी। कफायत ने ढीले ढाले बाल गूंद दिए थे, यही पीछे से शाने पर रखे थे। कलाई में चांदी की 6 नक्शे चूड़ियां थी। उसे उनकी खनक पसंद थी। पेशानी से लुटें संभालने के लिए हाथ उठाया तो सारी चूड़ियां एक साथ ऊपर से नीचे गिरी। उसका हाथ पेशानी की तरफ उठ गया। चांदी की चूड़ियों पर नक्श सारे किस्से मुअल्लक रह गए। सामने दीवार पर, उसी दीवार पर कोयले से चिराग बनी थी। एक आंख बनी थी। हाथ में कमान थी, कमान में तीर था। आंखों में तेज कटैली चमक थी, वही चमक के वो मार देगी। कायदे से रहो वरना मार दूंगी। दरिया की हवाएं आंचल उड़ा रही थी। लंबे बाल मुंतशिर थे, लिटें महशर थी। वो खड़ी खुद को देखती रही। दोनों हाथों से खिड़की की दहलीज थाम कर सर आगे की तरफ झुका लिया। जिस तरफ निशाना था उस तरफ गौर किया। वहां कुछ बना हुआ था। शायद रोशनी कम थी इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तीर का निशाना किस तरफ है देख लेने की बेचैनी ने उसे बेकरार कर दिया कि वो कफायत की हथेली कुचलती हुई नीचे आई। हम गरीबन पीछे रह गई। अमीर दिल अमीर चिराग दीवार के सामने आ खड़ी हो गई। जिस तरफ वो निशाना लगा रही थी वहां क्या था, वहां क्या है, वो समझ नहीं पाई। शायद आगे आने वाली दास्तान में हम समझ पाएं। सुबह वो जागी तो दीवार से चिराग साफ हो चुकी थी। अम्मा ने उसकी नाराजगी के डर से साफ करवा दी थी। पूछ पड़ताल भी की थी, कौन है जो ये शरारत कर रहा है। चिराग को पसंद नहीं, डांट भी दिया। सब चुपचाप सुनती रही। किसी को खबर नहीं थी ये कौन बना रहा है। पहली वाली देखकर हंसती रही थी, ये वाली देखकर मबहूत रह गई थी। जो देखता गया करीब आकर जायजा लेता गया। चलते चलते रुक कर, भाग दौड़ कर, सुबह के काम समेटते ठहर कर। चच्ची ने देखा, गहरा सांस लिया। ये मार देगी, जेरे लब कहा। इशारा तीर की तरफ था, आंख के अज़म की तरफ था। उन्हीं आंखों पर अम्मा की नजर भी ठहरी थी। एक बंद थी, एक खुली थी। जो खुली थी उसमें गजब की कटारी थी। कटारी आंखों ने नापसंदीदगी से दीवार की तरफ देखा और फिर दूर मचान की तरफ। अजहल जाहिल तरीन इंसान मचान पर नहीं था। बेराम के काम से शहर से बाहर था। वो मुंह अंधेरे ही निकल गया था। वापसी भी मुंह अंधेरे होने वाली थी। मुंह पर कपड़ा लपेटे वो घोड़ा दौड़ा रहा था। धूल का तूफान है। उसकी पेशानी के जख्म को हवा सहला रही है। हल्की सी ठेस उठती है। कुछ राज ऐसे होते हैं कि उन्हें खोल देने से अपना राज भी खुल जाता है। वो इस तस्वीर के राज में कुछ ऐसे राज़दां थी, जैसे दिल के राज, जैसे राज का राज। राजों से मुबर्रा हवेली नए राजों के
चांद की अव्वलीन तारीखों पर थी। 14वीं के चांद चिराग के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अब वो जा ही रही थी तो अम्मा ने मुगलानियों हुनरमंदों को बुलाकर रात बारात ठहरा लिया था। नशिस्तगाह में उसके लिए कपड़े तैयार होते रहे थे। दिन हुए रात हुए, वो पहन कर देखती, नक्श निकालती, दुरुस्त करवाती, उधेर उधेर कर बेचारियों की पूरे घुस चुकी थी। महताब भाभी का दुपट्टा क्या तैयार हुआ होगा जो उसने अपने लिए तैयार करवा लिया था। वो नशिस्तगाह के दरवाजे बंद रखती, किसी को अपने मलबूसात देखने ना देती। पोशाकें तैयार हो जाने वो बनाने वालों के हाथ कटवा देगी, वरना उन्हें मफलूज करवा देगी। लाहौर की रहने वाली है, दीवार में चुनवाए जाने की सजा को कैसे भूलेगी? ये हूर का ख्याल था। कफायत उसकी हम ख्याल थी। अम्मा उसे जरा नहीं टोकती थी। एक बनता दिल को ठहराता था, फिर दूसरा बनता पहले वाला दिल से उतर जाता। सब उसकी आदत जानते थे कि कोई मुझ जैसा ना लगे, एक ही नक्श हर तरफ में ही नजर आऊं मैं, किसी की जितनी एक ही नक्श हर तरफ मैं ही नजर आऊं मैं की जितनी किस्में थी वो सब आन बान शान के साथ उसमें मौजूद थी। वो मैं को तुम या हम करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए दिल मारना पड़ता है, जबकि वो जान से मारना जानती थी। उसके लिए मसनद छोड़नी पड़ती है। वो मसनद पर अकेले विराजमान रहना चाहती थी। अम्मा को ख्याल रहा, खाला की बहू है, सारा खानदान देखेगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो कह रही थी वो जाकर दिखाएगी, फिर भी आप नहीं मानी। अब ऐसे अफरा तफरी में तैयारियां करवा रही हैं। मेरा भी अहद था चिराग नहीं जाएगी, खानदान में उसे ही बातें होती। देख लें फिर किसकी जीत हुई। जीत मोहब्बत की हुई। अफरोज, हर बाजी पर मोहब्बत ही बाजी ले जाती है। रस्मों रिवाजों पर, हर तरीके और करीने पर मोहब्बत की बाजी, मोहब्बत की बिसा। कफायत के बड़े दांत निकलते थे। अब वो भी जा रही थी। सब चिराग की तैयारियों में मगन थे। किसी को कफायत की फिक्र ही नहीं थी। ये उसका अपना जाती ख्याल था। वो रात दिन चिराग की मिन्नत करती कि जो दिल से उतर चुके हैं वो कपड़े निकाल कर उसे पकड़ा दे, ताकि वो अपने लिए दुरुस्त कर ले। वो रोज टाल जाती थी। वो उसे जी भर कर जिद करती रही। वो खुद संदूक खोलने लगती तो हुक्म देती कि मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी, मेरी गर्दन काट दें, लेकिन मुझ मासूम को दिल के अरमान पूरे कर लेने दें। क्या क्या हंगामा नहीं होगा वहाँ। तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, दूसरों के सरों पर रख कर अरमान नहीं पालते। चिराग ने संजीदगी से नसीहत की। मैं भी आपको एक नसीहत करूँ, दूसरों के अरमान पूरे करने की हैसियत हो तो अरमान कुचला नहीं करते। चिराग लाजवाब हुई। संदूक खोलने का इशारा किया। उसने जल्दी से खोला और एक एक कपड़ा निकाल कर देखने लगी। ये शरारे की गोट की तो मैं जांच कर लूंगी, पर ये कुर्ते पर इतना बड़ा सुराख किस चीज का है? जल गया था क्या? ना मालूम। शान ने उचका दिए। उस पर कामिल शामिल पैवंदकारी हो गई। तब भी ये अपनी हालत पर शर्मिंदा ही रहेगा। चिराग बीबी इतने कीमती कपड़ों को क्यों बेकीमत करती हैं? तुम्हें कीमत चुकानी है? बीबी पर आंखें मुंतशिर हुई। हमारी क्या औकात, लेकिन आप इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सीख लेती? तुम पहले ही अपनी औकात में रहना सीखो। चिढ़कर कहा, मैं आपकी जगह होती, मेरी हवेली में एक कफायत होती तो मैं उस मासूम कफायत की बहुत कदर करती। चिराग ने सर उठाकर मासूम कफायत को देखा। आजकल दाएं गाल पर आंख के नीचे तिल उग रहे थे। बड़ी बड़ी सियाह आंखें फरागत से चमकती थी। वो अपने जेवरात जांच रही थी। हर तरफ उन्हीं का फैलाव था। नौबहार आईने के सामने खड़ी उन्हीं जेवरात को अपने साथ लगा लगा कर जायजा ले रही थी। कुछ ही देर में वो उसकी खुशामद करेगी कि मुझे ये दे दें, वो दे दें। कदर तुम जैसी कोड़ियों के दाम मिलती है। कोड़ियों में गुलाम मिल जाते होंगे, वफादारी सोने चांदी में भी नहीं मिलती। देखती नहीं कि बादशाहों के सख्त गद्दारों ने उल्ट दिए तख्त। दो कोड़ी की वफा रखते तो आज भी बादशाहत कायम होती। वो कई सुराखों पर मबनी कामदार दुपट्टा सामने फैलाकर वफादारी पर बयान दे रही थी। इस दुपट्टे से उसका कुर्ता बन सकता था। सुराखों का क्या करना है, सोच रही थी। रातों को जागना पड़ेगा, आंख का नूर खून करना होगा, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। गद्दारों का सर कलम करना भी क्या ही मशगला है। कैंची जुबान, कैंची अल्फाज, बहुत ही जहरीली हैं आप।
कफायत बुरबुराने लगी। अफरोज ने कफायत को नया लिबास बनवा दिया था। अच्छी खासी सुगर थी वो। हूर की उतरन काट छांट कर अपने लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। खाला भी जरूर उसे कुछ देगी। आजकल वो रोज रात को संदल के बरादे में अर्क गुलाब घोल कर मुंह पर लगाती थी। कुएं के ठंडे पानी से मुंह धोती और सो जाती थी। सुबह जागती तो पहचानी ना जाती। ये तुम इतना चमक क्यों रही हो? चिराग तक ने एक दिन उसे गौर से देखा। शादी पर जाना है, कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने की तैयारी तो नहीं कर रही। मैं कोई बेवकूफ हूँ? जैसे कपड़े और जेवर आप पहनती हैं, किसी गधी को भी पहना दिया जाए तो वो भी निखर कर खूबसूरत लगने लगे। तुमने मुझे गधी कहा? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हुस्न में क्या कमाल है। सब कमाल अच्छी पोशाक और जेवरात का है। हूर ने कफायत की तर्जुमानी की। इंसान को हसद और जलन में भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। चल कर कदम आदम आईने के सामने खड़ी हुई। वो खुद को देख रही थी। वो जब जब खुद को देखती थी खुश होती थी। वो किसी की सूरत देखकर इतना खुश नहीं होती थी जितना अपनी सूरत देखकर खुश होती थी। दोनों ने उसे पुश्त से देखा। चिराग ठीक कह रही थी, गलत कफायत भी नहीं थी। उसे मोहब्बत का इतना जुम मिला था कि कोई भी हसीन से हसीन तर हो सकता है। बेफिक्री, खुश खुराकी, मन मानी और हर तरफ अपनी हुक्मरानी। हुस्न पोर पोर से झलकता है। मैं आपकी तरह हसीन होती तो खुशी से मर जाती। कफायत ने शरारतन कहा। तुम मेरी तरह हसीन नहीं हो सकती। तुम इस गम में क्यों नहीं मर जाती? एक साथ खामोशी और फिर वो चारों दिल खोल कर हंसी। ये रात का पहर है, उनके कहके दूर तक सुने जा सकते हैं। उसके कमरे में बैठी जमाते सफर के ख्याल से खुश थी। सालों बाद वो किसी सफर पर जा रही थी। चिराग की मनमानियां अपनी जगह, लेकिन सफर का लुत्फ उसी के साथ था। वो कई बार उनकी नाक और गर्दन फिसवा देगी और लुत्फ उसी गर्दन के फंसने में था। रोने धोने और चिराग की मिन्नत समाजत में के करीने से रहो, खुदा के लिए बख्श दो। कफायत रंग में रहती थी। आजकल फिर की बनी सबकी तैयारियां मुकम्मल करवा रही थी। सफर की एक एक चीज का हिसाब उसके पास था। अम्मा और अफरोज बेफिक्र थी। हमारे साथ मर्द मुलाजमों में से कौन कौन जा रहा है? एक दिन बहाने से चच्ची से पूछने लगी। चच्ची ने उसे इतनी सख्त नजर से देखा कि उसका दम निकल गया। वो इसलिए, मेरा मतलब है मेहनत रातां से चमकाया गया चेहरा धुआं होने लगा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा मतलब और बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वो सर खुजाने लगी। फिर वो भाग गई। सफर की बात, सफर का जिक्र। संदूक तैयार हुए, बिस्तर बांधे, सवारियों और डोलियों की बाबत तय पाया। हवेली के इंतजामात की देखभाल मुकर्रर हुई। मर्दाने का अपना अलग निजाम था। कभी कभार ही अम्मा की वहाँ जरूरत होती, वरना वहाँ ऐसे ताक मुलाजम थे कि खता की गुंजाइश नहीं रहती थी। वो बेराम का तरतीब दिया निजाम था। उसमें बदनज़मी का सवाल ही नापैद था। अम्मा जानती थी बेराम की आंख की कुमान बुलंद होती है और मुलाजमों की जान हलक में सिमट आती है। उनकी रवानगी तय पा गई। विक्टोरिया अहाते में खड़ी रह गई। हवेली पीछे रह गई। पीछे ही लाहौर रह गया। दबिस्तान लखनऊ वो सामने दिखाई देने लगा। सामने से खुशी से उनकी रवानगी की चहल पहल, उनके दिलों की हलचल, रोशनाई दरवाजे से आगे पीछे निकलती घोड़ा गाड़ियों की जमात। कितना सामान था, कितनी सवारियां थी। सारी हवेली उठ चुकी थी। सारा लाहौर रुखसत पर था। शादी लखनऊ में थी, बारात लाहौर से चली थी। उन्हें रेलगाड़ी तक पहुंचना था। उनकी सवारियां आकर रुकी थी कि डोलियां आकर सवारियों से लगने लगी थी। कफायत उनसे पहले आई थी। उसने डोलियों का इंतजाम देख लिया था। खड़ी कहारों को हदायत दे रही थी। चिराग ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। अच्छी दुनिया है, बदलती रहती है, संवरती रहती है। कितनी डोलियां थी, कितने तांगे और सवारियां थी। यहाँ वहाँ खवांचे वाले थे। उसकी विक्टोरिया की तर्ज की घोड़ा गाड़ी दाएं तरफ करीब ही रुकी थी। उसकी पेशानी पर नवाबुन निसा लिखा था। मेरा चलन अपनाया। चिराग को यकीन था उसकी विक्टोरिया की नकल की गई है। इसी नवाबुन निसा के पीछे घुड़सवार थे। प्यादा मुलाजमों की फौज अलग से थी। अफरा तफरी का मंजर था। उसने गसीली नजर से घोड़ा गाड़ी और उसमें से बरामद होने वाली को देखा। कौन है जो इस तपाक से आया है? अगर चिराग नहीं तो कोई नहीं।
वो हूर और नौबहार के साथ एक गाड़ी में ठूंस कर आई थी। इसी में अम्मा ने उसका असबाब रखवा दिया था। इस नवाबुन्निसा का असबाब दूसरी गाड़ी से उतर रहा था। किस लिए? वो झल्लाकर बाहर निकली कि तुम्हारी क्या शान होगी जो मेरी है। नवाबुन्निसा पायदान पर पैर रखकर जल्दी से डोली में घुस गई। चिराग ने चंद सानिये डोली का जायजा लिया। कफायत उसे इशारा कर रही थी कि डोली में बैठ जाओ बीबी। कहार अलग मुंह देख रहे थे। वो जल्दी से नवाबुन्निसा की डोली की तरफ बढ़ी और झटके से पर्दे खिसकाकर अंदर मुंह घुसाकर नवाबुन्निसा को देख लिया। तुमने मेरी नकल में गाड़ी पर नवाबुन्निसा लिखवाया है? उसने तकलीद नहीं कहा, नकल कहा। नवाबुन्निसा हरासा हो गई। ये क्या तहजीब है? हम कम सिन। नवाबुन्निसा पर बिजली गिरी थी। चिराग ने 2 घड़ी उसकी हरासा आंखों को देखा और जेरे लब मुस्कुराकर सर डोले से बाहर निकाल लिया। नवाबुन्निसा लिखवा लेने से कोई चिरागुन्निसा नहीं हो सकता। लोग अगर उसकी नकल करना ही चाहते ही तो सिर्फ चीजों में ना करें, जुर्रत और जामबाजी में भी करें। जामबाजी कुत्तों से डर कर भागने की, जुर्रत सर पे सेब ना रखने की। अम्मा और चच्ची अपनी अफरा तफरी में रहीं। चिराग की डोली खाली थी, वो कहीं नहीं थी। कफायत की सांस खता थी, वो अपने मामलात में मसरूफ रही। और ये लड़की फिर खता हुई। सबकी डोलियां रेलगाड़ी के दर्जों तक पहुंचाकर कफायत उसे इधर उधर तलाश करने लगी। हिजूम ज्यादा था, मर्दों में घूमती रही। बीबियां ठिकाने से बैठी थी। एक उनकी बीबी थी जो गायब थी। सर दाएं बाएं घुमाते एरियों के बल बुलंद होते उसे आवाज देने से बाज रही। फिर वो उसे कैसे तलाश करे? सुना है रेल की पटरियों पर चूहे बहुत होते हैं, उसके आगे चलने वाला कह रहा था। ये तुमने चूहों से सुना है? साथ चलने वाला पूछ रहा था। पीछे चलने वाली बेसाख्ता हंस दी थी। मशरकी होने का ये मतलब नहीं कि मगरबी ना हुआ जाए। खुद को याद दिलाया। कफायत उसे ढूंढने में हलकान थी। बेचारी का दम खता हो रहा था। अव्वल दर्जे में बैठी अम्मा ने अफरोज की तरफ देखा, अफरोज ने उनकी तरफ। दोनों ने गहरा सांस भरा। चिराग गायब थी। कुछ ये वजह भी थी कि उसे साथ ना ले जाने की। कहाँ है तुम्हारी चिराग? अफरोज से पूछा। सारा इल्जाम अब अफरोज पर आएगा। अल्लाह जानता है कहाँ है हमारी आपकी चिराग। कफायत को बुलाने के लिए कहा। कफायत खुद गायब थी। बीबी, सब मर्द तुम्हें देख रहे हैं, कितनी बेहया हो तुम। दूर से देख लिया था, हाँफती हुई उसके करीब आई थी। तमीज से बीबी कहा, शर्म दिलानी चाहिए। जबकि बीबी ने आस पास देखा, दूर एक ख्वांचा लगा था, धुआं निकल रहा था। वो उस तरफ भड़ गई। पहले जायजा लिया, ख्वांचा फरोश को मुस्कुरा कर दिखाया, फिर हाथ बढ़ाकर चुटकी में लिए और मुंह में फांक लिए। खटास थी, उसे अच्छी लगी। दाम चुका दो, कफायत से कहा। फिर खोया पट्टी की तरफ बढ़ गई। उसने दाम चुका दिए। अर्ज किया कि चल कर बैठो, मैं ले आती हूँ। उसने पलट कर उसे घूरा, फिर अपनी उंगली उसकी नाक पर रखकर दबा दी। सुना है नाक की हड्डी आसानी से टूट जाती है। अपने ससुराल जा रही हैं, ये जुबान यही लाहौर में छोड़ दें, खानदान की पूरी नाक टूटने से बचा लें। कफायत ने दर्दमंदाना कहा। वो बेफिक्र खट्टे चने और खोया पट्टी साथ साथ खाती रही। आवाज से खा रही थी, आसपास देख रही थी, जैसे मेला देखने आई हो। बोगियों के साथ डोलियां लग रही थी। एक आध डोली का पर्दा सर का उसे घूर लिया जाता था। जो बुरखे में थी उस बेपर्दा को देख रही थी। बेहया लड़की, अपने आंचल से लापरवाह लड़की। तोबा तोबा। सर पर गठरी टिकाकर भागता मुसाफिर उसे एक नजर देखने के लिए रुका और कई मुसाफिरों को नजरों से गिर गया। मत पैर उलझा और वो गिर गया। कफायत बाकायदा का कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार कर रही थी। बार बार आसमान की तरफ देख रही थी। कैसा जमाना आ गया, ऐसी आली खानदान की चश्मो चराग यानी ये लड़की सरे राह खड़ी चने चबा रही है, आंखें मटका रही है। सारी दुनिया उसे देखकर हैरान है और ये खड़ी नजारे कर रही है। मुझे मालूम है कहाँ आना है, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने कफायत को धक्का दिया। कफायत ने दांत पीसे लेकिन उससे बहस नहीं की। काश यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, बेआवाज सोचना था, लेकिन मुंह से निकल गया। फौरन मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। वो लखनऊ पहुंच जाने तक कोई फसाद सर लेना नहीं चाहती थी। चिराग उसे वापस भिजवा देती।
بیرام کے خاص ملازم ساتھ آئے تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو اشارہ کرتی اور واپس گھسیٹ لی جاتی۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے حق میں کام نہ آتی۔ مجبوراً غریباً کفایت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ شرم سے سرخ ہوتی رہی۔ بازو پھیلا کر ایک شعبدہ باز کھڑا تھا۔ بازو پر یہ بڑا سا باز براجمان تھا۔ نامعلوم کیا لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ فلاں جنگل کا فلاں ابن صفت۔ وہ قریب سے گزری کہ یکدم باز اڑ کر اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یکدم ڈری، سہم گئی، پھر باز کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ شانے پر بیٹھا باز، چمکتی آنکھیں، دھمکتی ہنسی، دھواں چھوڑتا فرنگی انجن، سیٹی مارتی مسافر ریل۔ کفایت نے چور نظروں سے آس پاس دیکھا۔ سب اس کی ہنسی سن رہے تھے، ہنسنے والی کو دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ، زمین پھٹ جائے اور یہ اکیلی اس میں سما جائے۔ بے شرم، بے حیا، مسافروں کو یاد رہنے والا تھا۔ انہوں نے سفر سے پہلے ایک حسین چہرے کے ساتھ ایک باز دیکھا تھا۔ خوش قسمت خاتون، معزز خاتون۔ باز والا باز ہانک رہا تھا۔ سفر مبارک ہوگا، با مراد ہوگا۔ کفایت نے جلدی سے اسے دام دیے کہ بھائی، یہ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے نصیبہ خراب ہیں۔ اس کا سفر مبارک ہوگا کیونکہ ہمارا خراب ہوگا۔ یہ با مراد رہیں گی کیونکہ ہماری ساری مرادیں خاک ہوں گی۔ ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے دیکھنا کیا ہے جو نہیں ہوگا۔ گاڑی کی روانگی کا بھونپو بلند ہوا تو کفایت الٹے پاؤں بھاگی۔ وہ بھی تیزی سے درجے کی سمت لپکی۔ کفایت نے اب یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ چڑھتی ہے یا نہیں، اس کی بلا سے۔ چراغ پیچھے رہ گئی تو بیرام رات سے دن نہیں کرے گا اور اسے لکھنؤ بھجوا دے گا، لیکن اگر کفایت رہ گئی، بس پھر رہ گئی۔ کلی بھاگے دوڑے پھرتے تھے۔ کتنا اسباب تھا، کتنا ہجوم تھا۔ اندر اماں پریشان تھی، افروز البتہ سکون سے بیٹھی تھی۔ ہانپتی کانپتی کفایت چڑھ ہی گئی تھی، پیچھے ہی چراغ تھی۔ گاڑی پرزور شور بلند کیا، بھاپ اڑی۔ گاڑی نے اپنے پہیے پیروں پر رینگنا شروع کیا۔ وہ دروازے میں ہی رہ گئی۔ چلتی ریل گاڑی میں رکی ہوئی چراغ، زمین تھمی رہے، انجن دھوتا رہے۔ کیسی چیزیں زمین کی آرائش ہیں۔ حویلی کی سواریوں سے تمام اسباب ان کے دردوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ بیرام کے خاص ملازم دور ہٹ کر کھڑے تھے، وہ بھی دور ہو رہا تھا۔ اندر سے کئی آنکھوں نے اسے کھڑکی سے دیکھا۔ آہستہ آہستہ حویلی کا ہر فرد اسے اپنے قریب سمجھنے لگا تھا۔ وہ انہیں برا نہیں لگتا تھا، وہ انہیں الگ لگتا تھا۔ نوبہار نے حور کی طرف دیکھا جیسے کوئی اپنا پیچھے رہ گیا ہو۔ بولو، اس کا کیا کرنا ہے؟ شمس لاہور میں رہ گیا، کفایت نے سوچا۔ شمس جو پہلے چور، پھر قیدی، پھر محافظ ہوا تھا، دریا میں کود کر چراغ کی جان بچا لینے والا، ہر پتھر سینے پر کھا لینے والا۔ یہ شمس جب سے شہر میں آیا ہے، سارے شہر کو بیدار رکھتا ہے۔ ضروری انسان کی طرح نہیں، ضروری عہد کی طرح۔ اس کا ذکر کر کے بہانے سے کئی بار کر لیا جائے، خوف سے مبرہ ہو کر، تقاضوں سے الگ کر کے۔ کئی مرد ملازم کھڑے تھے، ریل گاڑیاں گزرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتی تھی، صرف اسے سفر پر جانے والے احساس ہو جاتے ہیں۔ سفر پر جانے والوں کے آدھے دل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس آدھے دل میں وہ پیچھے والوں کے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیا سفر پر روانہ ہونے والے پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو سفر پر جانے والے بے ایمان، بے وفا کہلاتے ہیں۔ اگر پیچھے رہ جانے والے دور ہو جانے والوں کو یاد نہ کریں، بھول جائیں تو وہ بے حس چور کہلاتے ہیں۔ چراغ دروازے میں کھڑی تھی، وہ اپنے دھیان سے ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بیرام نے اس کے ذمے سفر کا سارا انتظام لگایا تھا۔ اس نے بخوبی یہ انتظام دیکھ لیا تھا۔ وہ چلتی ٹرین سے چلنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی آزادی کا لمحہ تھا، یہ اس کی فرحت کا سما تھا۔ لیکن وہ قید کب تھی؟ کیا وہ بھی شہر کے اسیر کے دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی؟ گاڑی چور کے پہلو سے گزری۔ چور؟ منہ بگاڑ کر کہا۔ چور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دھواں چھوڑتا انجن، چھک چھک چھک، چپ دیکھتا شمس، چھک چھک چھک۔ ریل گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا سارا لاہور خالی ہو گیا؟ کیا سارا جہاں سونا ہو گیا؟ کیا یہ دنیا، کیا وہ دنیا اندھیرا ہوئی کہ چراغ اپنی ساری روشنی لے کر دور، بہت دور ہو گئی، کہ آنکھ کھلے اور سب خواب ہو جائے، کہ خواب میں ہی صحیح
लखनऊ लाहौर हो जाए। रेलगाड़ी आगे ही आगे बढ़ती रही, वो वहीं खड़ा रह गया। क्या सारा लाहौर खाली हो गया? क्या सारा जहां सूना हो गया? क्या ये दुनिया, क्या वो दुनिया अंधेरा हुई कि चिराग अपनी सारी रोशनी लेकर दूर, बहुत दूर हो गई, कि आंख खुले और सब ख्वाब हो जाए, कि ख्वाब में ही सही लखनऊ लाहौर हो जाए। इंजन की रफ्तार सुस्त थी, वो हर शय पर एक अलविदाई नजर डाल रही थी, जाने वालों पर, रह जाने वालों पर। चोर दूर सीने पर हाथ बांधकर खड़ा देख रहा था। उड़ता हुआ बाज आया, कैदी के कंधे पर बैठ गया। सफर मुबारक हो, सफर बामुराद हो।